Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 6 September, so let's get started. Here the first news is from Hong Kong. This is with respect to LGBT group rights that the same-sex marriage is not recognized there, though their top court has said about it, but उन्होंने सिर्फ half-hearted rights उनको allow कर दिए हैं, like they can register their marriage, but उसमें पूरी तरीके से उसको recognition नहीं दिया गया है. सो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना ही है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं. हांगकांग टॉप कोर्ट रूल्ड that government should provide a framework for recognizing same-sex partnership in landmark decision for cities LGBT community. The ruling did not grant full marriage right to same-sex couples but was a partial victory for prominent pro-democracy activists. It established an alternative framework for legal recognition of same-sex partnerships such as registered civil partnership or civil union. Okay, so not important for our exam. Here in last discussion I told you that रशिया को नॉर्थ कोरिया से वेपन्स लेने तक की जरूरत पड़ रही है. ओके, और एक और रिलेटेड न्यूज है कि इवन क्यूबा से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके आदमी लाए जा रहे हैं टू फॉर फाइट द वॉर फ्रॉम साइड ऑफ रशियन इन यूक्रेन. राइट, तो ये दो इश्यूज इस वॉर से रिलेटेड है हमारे लिए. फर्स्ट इज कि एक मीटिंग के लिए नॉर्थ कोरियन लीडर माइट ट्रेवल टू व्लादिवोस्टोक जो कि ईस्टर्न कोस्ट पर आता है रशिया की, बिकॉज रशिया नीड मोर वेपन्स. ओके, एंड इट विल बी काइंड ऑफ विन विन डील फॉर बोथ. व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज बोथ आर फेसिंग डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, राइट, बोथ कंट्रीज, एंड बोथ शेयर देयर बॉर्डर एज वेल. एंड सबसे बड़ा थ्रेट जो इस वक्त नॉर्थ कोरिया के लिए है नया, वो है ये जो नया ग्रुप बना है साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान ट्राइलेटरल कॉपरेशन. ओके, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया को भी एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत है एंड रशिया जैसा पार्टनर अगर उसे मिलता है तो वो उसके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है. ये न्यूज है फ्रॉम क्यूबा दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग Cuba has uncovered a human trafficking ring that coerced its citizens to fight for Russia in Ukraine. Now, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा अबाउट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, राइट, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब ले आया था. तो क्यूबा है एक कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, यूएसए से कुछ ही माइल्स के डिस्टेंस पर है. ओके, तो रशिया इसको हमेशा एक बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट मानता है कि ये कंट्री उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकंड इज कि यहाँ पर क्यूबा की इकोनॉमी उतनी अच्छी है नहीं, तो यहाँ के लोग अधिकतर रशिया में जाते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स, एजुकेशन एंड सो ऑन. तो वहीं पे कुछ क्यूबन सिटीजन्स को रिक्रूट किया जा रहा है टू फाइट फॉर रशिया इन यूक्रेन. ऑलराइट, नेक्स्ट, म्यांमार इज बार्ड फ्रॉम लीडिंग आसियान इन 2026. नाउ एज यू नो कि म्यांमार ने यहाँ पर मिलिट्री, जिसको जनता गवर्नमेंट कहते हैं, ओके, इसने आंग सैन सू की हु वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, इसकी गवर्नमेंट को हटा दिया था. तभी से इस पे म्यांमार पे काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं वर्ल्ड ओवर. तो उसी वजह से म्यांमार को जो चेयरमैनशिप मिलनी थी 26 में आसियान ब्लॉक की, वो नहीं मिलेगी एंड फिलिपिन विल टेक ओवर द चेयरमैनशिप इन 2026. Next is Africa Climate Summit. Climate change is eating away at Africa's economic progress and it's time to have global conversation about carbon tax on polluters. Okay, ये डिक्लेयर किया केन्या के प्रेसिडेंट ने एट फर्स्ट अफ्रीका क्लाइमेट समिट गॉट अंडरवे. क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर आप क्लाइमेट से होने वाले हार्म देखेंगे तो सबसे ज्यादा होते हैं अफ्रीका में. ओके, क्योंकि एक तो वैसे ही वहां पे वाइल्ड फायर्स बहुत ज्यादा लगती हैं, दूसरा है कि उनके यहाँ ड्रॉट बहुत ज्यादा आता है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेजर्टिफिकेशन. इसके लिए आपने सुना भी होगा, न्यूज में एक टर्म था, ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है, ग्रीन वॉल इन सहारा डेजर्ट. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पूरी लेंथ एंड ब्रेथ को कवर करेगा, मतलब ये रीजन जो पूरा है इसमें पूरे में ग्रीनरी लगाई जाएगी ताकि ये जो यहाँ से डेजर्टिफिकेशन फैल रहा है इसको रोका जा सके. ऑलराइट, और इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन भी है यूएनसीसीडी, राइट. नेक्स्ट, African continent of more than 1.3 billion people is losing 5 to 15% of its GDP growth every year due to impact of climate change. Alright, so next आगे बढ़ते हैं.
ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है क्योंकि एमपी में इलेक्शंस हैं। अब देखिए जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि समिट हो रहा है तो उसमें से छोटी-छोटी बातों पर ज़्यादा डिबेट नहीं होती होगी, ठीक है? कि फाइनल टेक्स्ट में आप कौन से वर्ड इंक्लूड करेंगे, कौन से नहीं। बट ये एक इश्यू है यहाँ पर, ठीक है? फर्स्ट इज़ चाइना का ऑब्जेक्शन है कि आप ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है? और इंडिया का ऑब्जेक्शन है कि आप वन बेल्ट वन रोड वर्ड इशू नहीं करेंगे जो फाइनल डॉक्यूमेंट पब्लिश होगा समिट के एंड में। क्यों? क्योंकि चाइना कहता है कि ये एक तो पहली बात ये संस्कृत वर्ड है और आज तक किसी भी G20 समिट में उसका जो फाइनल डिक्लेरेशन हुआ है उसमें किसी भी कंट्री ने अपनी लोकल लैंग्वेज का कुछ भी यूज नहीं किया है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इंडिया क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एंडोर्स करता नहीं है तो वो इसके इंक्लूजन के अगेंस्ट है। सो अब अगर इंडिया को ये वर्ड इंक्लूड करना है फाइनल डॉक्यूमेंट में, वासुदेव कुटुंबकम, तो चाइना की कंडीशन है कि आप फिर इसको भी इंक्लूड कीजिए क्योंकि वो कहता है कि ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसी से निकला है ये कंसेप्ट वासुदेव कुटुंबकम का। ठीक है, दैट वन वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो चाइना भी कहता है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी इसी की बात करता है कि पूरी वर्ल्ड के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने की ही बात कर रहा है, सबका डेवलपमेंट हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो छोटे हैं मगर कहीं ना कहीं जब एक फाइनल डॉक्यूमेंट निकल के आता है इतने बड़े समिट का तो वहां पे छोटी छोटी बातें भी मैटर करती हैं। नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही हैं दोनों कंट्रीज ऑन वन बेल्ट वन रोड कंसेप्ट टू बी पार्ट ऑफ जॉइंट कम्युनिक, while India wants Vasudev Kutumbakam to be included as well. While Russia-Ukraine war polarized the G20 grouping for last 9 months, India and China are negotiating on the text to put their own philosophical imprint. दोनों अपने अपने philosophical imprint छोड़ना चाहते हैं इस पर, ठीक है। बीजिंग ने कहा है कि दिस इंडिया थीम ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम चाइनाज वन बेल्ट वन रोड, और इंडिया इससे एग्री करता नहीं है, डज नॉट एग्री विद दिस एंड रेजिस्टेड इट्स इंक्लूजन इन द जॉइंट डॉक्यूमेंट। इसको थोड़ा और भी देखेंगे हम आगे। इसके अलावा सेकंड, चाइना को ऑब्जेक्शन है एट दिस वर्ड महर्षि, क्योंकि उसका कहना है कि ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सेज। ओके, बट इंडिया ने इसका एक्रोनिम, इसे एक्रोनिम बनाया है एक मिलेट इनिशिएटिव का विच सेज मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। ऑलराइट, तो बीजिंग का यही कहना है कि किसी भी कंट्री ने कभी इस तरह से अपनी लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स को फाइनल कम्युनिक में यूज नहीं किया है। राइट, तो बीजिंग का ऑब्जेक्शन है इन दो वर्ड्स को लेके, महर्षि एंड वासुदेव कुटुंबकम को, और हमारा ऑब्जेक्शन है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को। तो G20 समिट पे सबका फोकस क्या था, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से पोलराइजेशन होगा, बट यहाँ पे तो इंडिया चाइना में भी एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है ना किसी चीज पर, और ऊपर से चाइना के प्रेसिडेंट भी नहीं आ रहे हैं। ओके, नाउ G20 जो डेलीगेट्स आ रहे हैं इनको हम अपनी डिजिटल अचीवमेंट्स दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं कि इनको एक प्रीपेड अकाउंट दे दिया जाएगा, यूपीआई सर्विस फॉर फॉरेन डेलीगेट विदाउट नीडिंग ऑफ बैंक अकाउंट। ओके, ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने अपनी कंट्री में पेमेंट को कितना इजी बनाया है। और ये न्यूज़ में था अभी पिछले एक दो दिन से, क्योंकि ऑलमोस्ट अगस्त के मंथ में 10 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए यूपीआई में। ठीक है, अभी आप अगर जनरली पूछें तो करीब करीब 35 करोड़ लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। ओके, और इसमें 10 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं मंथली। तो यू कैन सी कि यहाँ पर अभी कितना स्कोप है, सिर्फ 35 करोड़, और जबकि हमारे पास अगर मोबाइल यूजर्स की बात करें हम तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो इस 35 करोड़ को काफ़ी ज़्यादा अभी इसमें पोटेंशियल बनता है। तो शायद वो दिन भी आएगा जब 10 बिलियन ही नहीं बल्कि 100 बिलियन ट्रांजैक्शन भी होंगे मंथली लेवल पर। ओके, सो नेक्स्ट इज, देखिए ये भारत इंडिया का रीनेम और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसी कोई न्यूज़ है भी नहीं, वो तो जबरदस्ती पॉलिटिक्स की जाती है जब आपको मेन मुद्दों से डाइवर्ट करना हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको शायद अपने प्रेजेंस के स्टेटमेंट के लिए याद रखना चाहिए। फर्स्ट इज कि अगर किसी विलेज का, टाउन का या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना हो तो ये चेंज होता है अंडर रेवेन्यू लॉ ऑफ द स्टेट। क्यों? क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हाउएवर ये जो नेम चेंज होगा इट विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री। अगर आपको किसी रेलवे, फॉर एग्जांपल भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया था टू कमलापति रेलवे स्टेशन, ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट वो कर तो सकता है बट उसमें अल्टीमेटली अप्रूवल लेना होगा यूनियन होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री का। फॉर रीनेमिंग स्टेट, इसके लिए आपको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ आर्टिकल 2 और 3 क्या बताता है,
इसमें यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं सभी स्टेट्स के, राइट। और इसको चेंज कर सकते हैं हम सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी मतलब जस्ट मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और मैंने उस दिन आपको बताया भी था, न्यूज़पेपर में ही था, इंसिस्ट किया था उस पॉइंट पर कि यहाँ पर कोरम की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कोरम ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कोरम होना ही चाहिए मिनिमम सिंपल मेजोरिटी के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल पहले के हैं, जैसे 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज किया गया टू ओडिशा। 2007 में उत्तरांचल को रीनेम किया गया उत्तराखंड। 73 में मैसूर वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका एंड 69 में मैड्रास वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु, ठीक है। हाउएवर तमिलनाडु उड़ीसा ने अपना नाम बदल लिया, बट उनके जो हाई कोर्ट थे वो अभी भी मैड्रास हाई कोर्ट एंड उड़ीसा हाई कोर्ट ही कहलाते हैं। एंड सिर्फ स्टेट के कंटेक्स में ही नहीं, अगर आप देखें तो हम लोग मुंबई बोलते हैं, राइट। बट जब हाई कोर्ट की बात आती है तो इट इज बॉम्बे हाई कोर्ट, राइट। तो इनके नाम नहीं चेंज किए गए हैं। यहाँ पर है कि इंडिया अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शो करना चाहता है, तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था इंडिया टैक्स, ठीक है। उसी को हम लोग वर्ल्ड में उसके मतलब हमारी जितनी भी डिजिटल अचीवमेंट्स है, जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज है, हम उनको एक ग्रुपिंग में डाल के इंडिया स्टैक ब्रांड बनाकर उसको वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं। Now, creating a digital public infrastructure and has also explored other nations' interests to adopt the underlying technologies that power India's digital public infrastructure push, which brand as India Stack. So remember this India Stack. और ये डिफरेंशिएट कैसे हैं हम चाइना से, कि चाइना इन्वेस्ट करता है वर्ल्ड के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइक पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, ब्रिज एंड एवरीथिंग, ठीक है। हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी डिजिटल कैपेबिलिटीज बढ़ाने में। It is way to follow India's lead in DPIs, that is यही digital public infrastructure and open source digital infrastructure। देखिए ओपन सोर्स का यहाँ पे मतलब ये होता है कि इसकी जो भी कोडिंग्स वगैरह की गई है ना, वो ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं रखी गई है, आप उनको यूज करके अपनी खुद की ऐप वगैरह डेवलप कर सकते हो। नाउ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आरबीआई पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, ये मैंने आपको अपने संडे के प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में करवाया था। आरबीआई लेकर आया है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सारी डिटेल्स वगैरह अवेलेबल होंगी ताकि लैंडर्स उसको चेक कर सके कि सामने वाले को लोन देना वर्थ है या नहीं, उस तरीके से। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आरबीआई पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, it is a single window for accessing citizens information held by multiple government department and ministries, ओके, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। उसके अलावा लैंडर्स कैन कनेक्ट टू द प्लेटफॉर्म टू सोर्स सच डेटा और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्रेडिट असेसमेंट एंड डिसीजन इन सीमलेस मैनर। यानी कि अगर आप किसी बैंक को लोन देना है किसी को, तो उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा डेटा गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से इस प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा ताकि आप देख सको कि इसको देना वर्थ है या नहीं। बट अगेन अगर अश्विनी ग्रोवर की बात में अश्विनी ग्रोवर की लैंग्वेज में बोलें तो सब दोगलापन है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जी न्यूज़ के जो ओनर हैं, जी मीडिया के मिस्टर सुभाष चंद्रा, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ही टुक ए लोन ऑफ अराउंड 6500 करोड़, ठीक है। फिर उसे काफ़ी टाइम तक पे नहीं किया। फिर अल्टीमेटली क्या करने की कोशिश की गई कि उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, ठीक है। रिस्ट्रक्चर यानी कि हमारा वही जो हमारा आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहता है ना, कि आप इसको रिस्ट्रक्चर कीजिए और थोड़ा बहुत हेयर कट आपको लेना पड़ता है। लाइक अगर सामने वाला पूरा लोन नहीं चुका पा रहा है तो फिर आप आपस में सेटल कर सकते हो, चलिए इतना चुका दीजिए और सेटल कर देते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि यहां पर बैंक ने लिया है 75% हेयर कट। ओके, 75% हेयर कट लेने का मतलब है कि ही विल पे ओनली 1500 करोड़ एंड 5000 करोड़ विल नॉट बी पेड। ओके, ये बैंक ने अपना लॉस मानकर एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सो अब आप समझ सकते हो कि आप जितना मर्जी ये बातें कर लो एनपीए कम करने के लिए, ये आइडियाज हैं, टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली क्या है कि जब तक कि ऊपर बैठे हुए करप्शन चलते रहेंगे ना, तब तक ऐसे ही होगा। अब इसको आप लीगली करप्शन तो शो नहीं कर सकते, क्योंकि आईबीसी कोड में प्रोविजन है कि इस तरह की हेयर कट लेकर आप लोन को सेटल कर सकते हो, मतलब अपने एनपीएस से फ्री कर सकते हो। बट इतना बड़ा नेटवर्क रन करने वाला आदमी ऐसा तो नहीं है कि वो केपेबल नहीं था इसको पे करने के, कर सकते थे, बट अल्टीमेटली ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर से सब साठ गांठ चलती रहती है हाई लेवल पर। ओके, क्योंकि छोटे आम लोगों के तो 10 लाख के लोन भी नहीं छोड़े जाते हैं। एनीवे वो सब फालतू की बातें हैं, मतलब एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फालतू की बातें हैं, बट एज द सिटीजन एंड वोटर एंड टैक्स पेयर यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट।
Now, the delegates will be issued prepaid payment instrument wallets linked to UPI for making payments at merchant outlets. This assumes significance given that India is actively marking other countries to adopt the UPI architecture, जैसे फ्रांस के साथ, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका के साथ. उसके बाद आपको पता है इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, राइट? ऑलमोस्ट $100 बिलियन तक आता है हमारे पास. सो मेकिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फॉर पेइंग बिल्स इन इंडिया थ्रू भारत बिल पेमेंट सिस्टम. ठीक है, ये डेवलप किया हमने एनआरआईज के लिए. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज. ये सब सिटी न्यूज है और जब दिल्ली की बात हो तो देयर विल बी नथिंग बट ओनली क्राइम. और नेक्स्ट यहाँ पे फ्रांस से भी वही सब फालतू के बोल बच्चन है. ठीक है. The G20 summit in India will be an opportunity to make progress in implementing joint responses to major global challenges. Next is peace and stability. ये आज issues क्या हैं world over? Peace and stability, poverty alleviation, protection of climate and our planet, food security, digital regulation, and so on. Okay, he see it the France see this G20 summit as a follow-up on summit for a न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट हेल्ड इन पेरिस लास्ट ईयर. और जब ये न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट हुआ था तो इट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेरिस एजेंडा फॉर पीपल एंड द प्लैनेट. सब बोल बच्चे ने डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दैट. हाँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जैसे एक कमेटी सेटअप की गई थी, अमिताभ रॉय कमेटी, जो कि प्रिजन रिफॉर्म पर देख रही थी. तो उसने विमेन इन प्रिजन को लेकर कुछ डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किया है. That only jails in Goa, Delhi, and Puducherry allow women prisoners to meet their children without any bar or glass separation. Okay, this is first thing. Second is less than 40% of Indian prison provides sanitary napkins. 75% of women wards share kitchens and common facility with male wards. अब अंडर ट्रायल्स हो या कन्विक्स, अंडर ट्रायल्स मतलब जिनका केस अभी तक कोर्ट में फाइनल नहीं हुआ है, कन्विक्स जिनको सजा हो चुकी है. ओके, तो दे आर लॉज्ड इन द सेम वार्ड एंड बैरक्स. तो ये अच्छी बात नहीं है. Next, women in jail suffer the brunt of imprisonment far worse than their male counterparts. So आपको यहाँ पे सीधे सीधे जेंडर एक्सक्लूशनरी देखने को मिलते हैं. Now, increase in population of women inmates by 11% and women accounted for 4.2% of total prison population by 2019. The report observed that there is also lack of gender-specific training and matrons are not instructed on how to search women. It states that women inmates are allowed to file complaint against jail staff for any form of abuse or harassment only in 10 state and 1 UT. बाकी जगह तो कंप्लेंट का भी प्रोविजन नहीं है. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट के लिए जाएंगे. तो यहाँ पर आसियान और ईस्ट एशिया एशिया समिट जो कंट्रीज हैं, इनके जो मेंबर्स हैं उस पर मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आपको देख लेंगे आराम से, विद मैप आपको दिख जाएगा उसमें. ठीक है, तो जो काम 30 सेकेंड्स में हो सकता है उसमें 5 मिनट खराब मत कीजिए. नेक्स्ट, ये समिट होगा जकार्ता में. ओके, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर विल शो कि क्या प्रोग्रेस हुई है इंडिया आसियान के रिलेशन पे. इट विल बूस्ट इंडिया आसियान मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन. ये 20th आसियान इंडिया समिट है एंड 18th ईस्ट एशिया समिट, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मोदी विल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ आसियान इंडिया रिलेशंस. एक तो सबसे बड़ा इशू क्या बनने वाला है अभी इस समिट में, ये जो नया मैप चाइना ने पब्लिश किया है. क्योंकि उसने सिर्फ अरुणाचल और अक्साई चीन ही नहीं, उसने ताइवान को भी अपना पार्ट दिखाया, उसने पूरे साउथ चाइना सी को भी अपना पार्ट दिखाया है. ओके, तो वहां पे जो कंट्रीज हैं फिलीपींस एंड अदर्स, उनसे ओवरलैप होता है साउथ चाइना सी में चाइना का क्लेम. इंडोनेशिया इज द करंट चेयर ऑफ द आसियान. आसियान इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग इन द रीजन. और यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया आर डायलॉग पार्टनर्स. ओके, मेंबर तो आसियान के 10 ही है बट बाकी की कंट्रीज उसकी डायलॉग पार्टनर्स है. देन आसियान इंडिया समिट वुड बी स्पेशल. स्पेशल क्यों? क्योंकि ये पहला समिट होगा, हमने जो पार्टनरशिप अपनी एलिवेट की अप टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे. ओके, लास्ट ईयर हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव की है, तो उसके बाद ये पहला समिट है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है. इंडिया आसियान ट्रेड वॉल्यूम वॉज $131 बिलियन. ओके, दिस इज जस्ट सेकंड हाईएस्ट आफ्टर इंडिया ईयू ट्रेड. सबसे ज्यादा ट्रेड हम करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके बाद आसियान ग्रुप के साथ. ये सब ये सनातन धर्म और ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम काम का नहीं है, सो उस पर में आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. ओके, यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लेवल पर आरबीआई ने लॉन्च की थी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ठीक है,
तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स को हम पहले देख चुके हैं कि क्या इसके प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आगे चल के ये हमें क्या बेनिफिट दे सकता है। अब आप देखिए इसके वाइड स्प्रेड एडॉप्शन के लिए ज़रूरी क्या है कि हम इस सीबीडीसी को अगर लिंक कर दें यूपीआई के क्यूआर के साथ, राइट, यानी कि जो यूपीआई क्यूआर आप लोग अभी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है, उसी के साथ इंटर ऑपरेबल हो जाए ये सीबीडीसी भी, मर्चेंट्स के लिए भी और रिटेलर के लिए भी, तो इसका एडॉप्शन बढ़ सकता है सीबीडीसी का, राइट। तो चलिए देखते हैं। नाउ क्रॉसिंग द वर्ल्ड, सेंट्रल बैंक्स आर एग्जामिनिंग prospects of issuing digital currencies. As per Atlantic Council, 19 of G20 countries are now in advanced stage of development of CBDC, while 11 countries have introduced a digital currency already. Subsequently, हमने लॉन्च किया था सीबीडीसी दोनों लेवल पर, होलसेल लेवल पर भी और रिटेल सेगमेंट में भी। होलसेल का मतलब ये है कि सेटलमेंट कर सकते हो आप सीबीडीसी का यूज करके इन सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि सेकेंडरी मार्केट क्या है कि जैसे आपने पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, ठीक है, जब इशू हुई, उसके बाद आपको अपना पैसा निकालना था, आपने सेकेंडरी मार्केट में सेल कर दिया, तो वहां पर जो होलसेलर खरीद रहा है आपसे, सपोज आप लमसम, या वैसे तो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई फॉर्म है, जैसे सपोज कोई पेंशन फंड है हमारा पीएफआरडीए, ठीक है, या एलआईसी है, सपोज एलआईसी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी प्राइमरी मार्केट से, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल कर रहा है, उसको अपना पैसा रिलीज करना है, तो सेकेंडरी मार्केट में अलाउड था कि आप सीबीडीसी का यूज करके खरीद सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, होलसेल सेगमेंट की बात है यहाँ पे। सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वेल इन रिटेल सेगमेंट की जब बात करें तो ये लॉन्च किया गया था क्लोज्ड यूजर ग्रुप के लिए, कवरिंग सिलेक्ट लोकेशन, सबके लिए नहीं, कुछ सिलेक्टेड लोकेशन पर ही लॉन्च किया गया था। Okay. Now central bank is slowly and steadily expanding the CBDC pilots to more bank, cities, people and use cases. अब इसको slowly expand किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट में हमने देख लिया काफी कुछ इसमें, अब इसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो एज पर रिपोर्ट्स इट हैज क्रॉस ओवर मिलियन यूजर्स एंड 2.6 लाख मर्चेंट्स। सेंट्रल बैंक इज एमिंग फॉर 10 लाख सीबीडीसी ट्रांजेक्शन पर डे, ओके, by end of this year. Now considering the widespread usage of UPI architecture, जो कि अभी almost 10 billion transaction हुए हैं monthly, okay, the interoperability with this payment system could help trigger widespread adoption. ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर हम इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं हमारी यूपीआई सिस्टम और सीबीडीसी के बीच में, तो काफी वाइड स्प्रेड ऑप्शन हो सकता है इसका, ठीक है। तो अब ये क्यों करना है हमें, इसके बेनिफिट होंगे कुछ तभी तो कर रहे हैं, राइट। सो अलॉन्ग विथ ब्रिंगिंग डाउन द ऑपरेशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ फिजिकल कैश मैनेजमेंट, क्योंकि जब आरबीआई में करेंसी प्रिंट होती है उसके बाद उसको पूरे इंडिया में जगह जगह बैंकों तक पहुंचाया जाता है, तो उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है ना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन अब अगर सपोज कि वो सारी करेंसी, जितना भी पैसा प्रिंट किया आरबीआई ने, वो सब डिजिटल फॉर्म में होता, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम आती, आप इजिली पहुंचा सकते थे वहां तक, दूसरे बैंकों तक, राइट। तो पहला बेनिफिट तो है कि इससे हमारी जो फिजिकल कैश मैनेजमेंट में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है वो कम हो जाएगी। इट कुड ऑल्सो मेक इंटर बैंक मार्केट मोर एफिशिएंट, बैंकों का आपस का जो सेटलमेंट होता है उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर यानी कि जो हम रेमिटेंस वगैरह की बात करते हैं, सीबीडीसी कैन हेल्प मेक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट cheaper, faster and more secure. इंडिया इज ए बिग रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज, ऑलमोस्ट $100 बिलियन से ज्यादा हो चुका है अब। सो इट कुड लोअर द कॉस्ट ऑफ फ्रिक्शंस एसोसिएटेड विद दीज ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज कंसिडरिंग द वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस। देखिए अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड होंगे उसके साथ। तो सीबीडीसी कुड हैव ऑन फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम, इसके जो इम्प्लीकेशंस आएंगे, इसके लिए सेंट्रल बैंक मस्ट प्रोसीड विद कॉशन। It must rigorously examine the empirical data that it is generating and use it carefully to determine how to proceed forward. Okay? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने सीबीडीसी के बारे में जाने। बाकी सीबीडीसी को हम मेंस के लेक्चर में एक बार अलग से भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बाद में देखना शुरू किया होगा लेक्चर, ठीक है। तो हम सीबीडीसी को एक बार मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में देख लेंगे, इसके प्रॉस कॉन्स बेनिफिट्स इम्प्लीकेशंस एवरीथिंग, ठीक है। ये सब छोड़िए, यहाँ पे इन्होंने इसी G20 समिट और चल रहे एक कह सकते हो कि नए तरह का मल्टीलेटरल
लेटरलिज्म जो चल रहा है वर्ल्ड ओवर, ठीक है, उसी को लेके कुछ पॉइंट्स लिखें। शुरू का सिर्फ ये सब बोल बच्चन है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इन सबको याद रखिए, लेकिन लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे काम के हैं, तो हम इनको जरूर याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। सी फर्स्ट, अभी मोदी जी जो जकार्ता जा रहे हैं आसियान समिट में, तो वहां पर ही मस्ट शो टू द आसियान कंट्रीज दैट गॉड इज नॉट इन कॉम्पिटिशन विद द आसियान। गॉड किसका है? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का, ठीक है। तो ही मस्ट शो द आसियान कंट्रीज दैट ये रीजन आपका है, आपकी रीजनल ग्रुपिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड कॉड इज नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ यू, बट इट विल कॉम्प्लीमेंट योर एफर्ट टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी through more bilateral, unilateral security cooperation and deter and limit unilateralism and territorial expansion. That means indirectly point किसको किया जा रहा है? चाइना को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ओके। सो प्लीज इसको अपने नोट्स में ऐड करके रखें। सेकेंड, इंडिया फोकस ऑन रीग्लोबलाइजेशन। अब रीग्लोबलाइजेशन से क्या मतलब है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन अभी भी है और आगे भी रहना ही है, बट एक डिफरेंट फॉर्म में। दिस ग्लोबलाइजेशन शुड बी मोर डाइवर्सिफाइड, मोर डेमोक्रेटिक, वेयर देयर विल बी मल्टीपल सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, नॉट जस्ट ऑफ कंजम्पशन। अभी तक क्या था कि जो ग्लोबलाइजेशन था उसमें कुछ वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज जैसे यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्रीज, या इवन चाइना भी ले लीजिए, ठीक है, कुछ दो चार बड़े सेंटर्स थे जहां पे पूरा प्रोडक्शन हो रहा था वर्ल्ड ओवर का, और बाकी के वर्ल्ड को देखा जा रहा था एज अ कंज्यूमर, एज ए मार्केट, ठीक है। तो वो वाला ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें एक नए ग्लोबलाइजेशन चाहिए जो ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो, यानी कि देयर शुड बी मोर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और ज्यादा डेमोक्रेटिक हो, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक का डोमिनेंस ना हो ट्रेड डील्स को लेकर, ओके। सो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। थर्ड, India is not walking away from finding collective solutions despite the current crisis in multilateralism. Like जब यूक्रेन की बात आती है ना, तो वर्ल्ड ये कहता है why India is sitting on the fence. तो India is not sitting on the fence. We are taking our own stand. सिर्फ यूरोप से या यूएसए की बात से एग्री ना करने का मतलब ये नहीं है दैट वी आर सिटिंग ऑन द फेंस। हम अपना खुद का स्टैंड ले रहे हैं जो हमें लगता है कि सही है हमारे अकॉर्डिंग, राइट। और सिर्फ यूक्रेन की बात क्यों, हम लोग और भी इश्यूज पे बात कर रहे हैं, जैसे मॉडर्नाइजिंग द ग्लोबल टैक्स रिजीम। क्यों? क्योंकि अधिकतर क्या होता है, ये सारी वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, यूट्यूब एंड जो भी हैं, इंस्टा वगैरह, ठीक है, इनका सबसे बड़ा मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज में, बट जो भी टैक्स पे करती है वो करती है डेवलप्ड कंट्रीज में, ओके। तो हमें ग्लोबल टैक्सेशन रिजीम बनानी है। नेक्स्ट इज रिफॉर्मिंग द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, वही बात आ जाती है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की, दैट इज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। Finally, putting the concerns of Global South on the G20 agenda is likely to be a lasting contribution to India's new multilateralism. ठीक, तो ये तो कहीं ना कहीं इंडिया ने इस बार दिखाया है वर्ल्ड को कि आप जो हमारा ग्लोबल साउथ है, जो कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ, उनको आप ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ ब्रिज टू दी वर्ल्ड। देखिए सर, बातें काफी सारी की इन्होंने, जो भी इंडिया ने 200 से ज्यादा मीटिंग की है ओवर 60 सिटीज में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप इसको ना पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ लीजिए, ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। बाकी बातें वही हैं जो इतने दिन से न्यूज में चल रही हैं, तो मैं आपको एक बार रीड करवा दूंगा, लेकिन इसको आप जब खुद से पढ़ेंगे ना तभी आप इसको बेटर समझ पाएंगे, ओके। तो चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हमेशा सेंटेंसेस याद रखने चाहिए जो आपके आंसर में यूज कर सकते हो आप। When Prime Minister नरेंद्र मोदी said the vision of India's G20 presidency, हमारा जो विजन था that we need an inclusive, ambitious, decisive and action oriented, as he underscored the nation's deep commitment to democracy and multilateralism, ठीक है। हमें एक इंक्लूसिव वर्ल्ड चाहिए, और हमें यहाँ पर जो हम G20 समिट होस्ट कर रहे थे, हम एक सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कम्युनिक पब्लिश कर देंगे लास्ट में और बात खत्म हो जाएगी, वो तो हर साल होता है, ठीक है। हम एक डिसिसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड आउटकम देना चाहते थे G20 से, और साथ में ये भी दिखाना चाहते थे कि हमारी जो कमिटमेंट है डेमोक्रेसी को, मल्टीलेटरलिज्म को। G20 is built on the tenets such as collective action and inclusive partnership between developed and emerging economies. अब यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें जो निकल के आई, फर्स्ट था स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप विल बी स्टैब्लिश्ड। ये पहली बार स्टैब्लिश किया जा रहा है। रिकग्नाइजिंग द रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन ड्राइविंग इनोवेशन दैट रिस्पॉन्ड्स टू रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो। 200 से ज्यादा मीटिंग की गई है 60 सिटीज में,
across 32 different work streams. ओके, अलग अलग इश्यूज पर मीटिंग की गई है और ये पहली बार ही है जब G20 को इतना डाइवर्सिफाई करके प्रेजेंट किया गया है इतने सारे इश्यूज पर, वरना मोस्टली क्या है ये पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर ही रह जाता था। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री होस्ट की है मीटिंग। सो इट गेव ए ग्लिम्स ऑफ इंडियाज नेचुरल rich cultural heritage and will help these cities with infrastructure development, women empowerment, fostering a startup ecosystem, promoting trade and investment and fueling tourism, जो इन सिटीज को बेनिफिट हुआ है, खासकर टीयर 2 सिटीज को। एक की फोकस एरिया एट द G20 इज द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। वही बात आ जाती है वापस से इंडिया टैक्स की। अनलॉक द पोटेंशियल टू ओवरकम द इम्बैलेंस बिटवीन डिफरेंट कोहोर्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ। सबसे ज्यादा हम लोगों ने क्या हाईलाइट किया यहाँ पर, यूपीआई को। ओके, जिसकी 58% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है वॉल्यूम के टर्म्स में। The emphasis on nation's experience in digital public infrastructure is unlocking inclusive growth and can be positioned as a global solution for other emerging economies. तो ये दो पॉइंट्स आपके नोट्स में जरूर होने चाहिए। फर्स्ट इज दिस स्टार्टअप 20 engagement group. Second is this emphasis on DPI. Alright. थर्ड है कि ये सब फेल हो जाता है अगर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं है, बिकॉज दे प्ले ए की रोल इन फर्दर एनहांसिंग इंडियाज डिजिटल ग्रोथ, प्रोवाइडिंग कन्वीनियंट डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस द नेशन, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फोस्टरिंग मोर इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी. नाउ वी नीड टू एंश्योर दैट एवरीवन कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेटा ड्रिवन इकोनॉमी, और इसी के लिए हम लोग लेकर आए थे डिजिटल प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ओके, जो कि अभी थोड़ा सा पेंडिंग है बट हो जाएगा वो पास. Furthermore, multilateral financial institutions should be reformed. ये डिमांड हर जगह से की जाती है, ब्रिक्स समिट हो, एचसीओ हो, आसियान समिट हो या G20 समिट हो, इन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस की रिफॉर्म की सबसे ज्यादा डिमांड होती है अभी. ठीक है, टैकलिंग 21st century challenges and ensuring prompt resolution of debt and debt related matters. Establish a global regulatory framework for crypto assets beyond central bank jurisdiction. ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए. ठीक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को रिफॉर्म की बात आती है. ठीक है, दूसरा क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन की बात आती है, क्योंकि नेशनल लेवल पे आप कितना भी इसको रेगुलेट कर लो, पर जब तक एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेमवर्क नहीं होगा क्रिप्टोज के लिए तब तक, क्योंकि इनकी कोई बॉर्डर तो होती नहीं है, वो यहाँ से वहाँ शेयर होते रहते हैं. ठीक है, थर्ड आपको फोकस करना है अपने डीपीआई पर जो हमारी अचीवमेंट्स हैं. फोर्थ आपको याद रखना है ये स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप. आगे चलते हैं. और क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हमने बात की G20 में, क्लाइमेट चेंज पर बात की हमने, क्योंकि ये डिसरप्ट कर रहा है पूरी ह्यूमन लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को, और हमें वर्ल्ड को ले जाना है सस्टेनेबिलिटी की तरफ. सो वी शुड फोकस ऑन बिल्डिंग सिटीज फॉर टुमारो, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू मेथड ऑफ ग्रोइंग फूड एंड न्यू इकोनॉमिक सिस्टम दैट बैलेंस ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी. तो यहाँ पे इंडिया स्टैक फॉर सस्टेनेबिलिटी, इंडिया स्टैक की बात हम ऑलरेडी काफी कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे. ग्लोबल वैल्यू चेन, this will be a key driver for sustainable growth, jobs and living standard. क्योंकि अब बात होती है इंडस्ट्री 4 रेवोल्यूशन की. ओके, आई 4.0 टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन, IoT, एनालिटिक्स एंड क्लाउड डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रेड. They will be instrumental in providing strong impetus to increase transparency and trade facilitation. फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब हमें थोड़ा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, लाइक लो कार्बन मैन्युफैक्चरिंग. ओके, इज नाउ बिकमिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. इंडिया अब तक फ्रूगल इनोवेशन में बहुत अच्छा रहा है. फ्रूगल इनोवेशन मतलब होता है जुगाड़ कल्चर. ओके, एंड अ वास्ट पूल ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज. इंडियाज वास्ट MSME sector in which the country's vast population work needs support. Creating a low carbon economy needs people and skills. Mandating climate legislation can impact livelihood at scale. तो आपको सिर्फ ऐसा कानून नहीं बनाना है कि आप कम कार्बन एमिशन कीजिए, नहीं, हमें पहले MSMEs को सपोर्ट देना होगा गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो ट्रांजिशन कर सकें इस तरफ, लो एमिशन की तरफ. नेक्स्ट, G20 एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म जो कि 120 लैंग्वेजेस में वर्क करेगा. इट विल इनेबल जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. India's G20 presidency aims to strive for just and equitable growth for all in the world, navigating through turbulent times in a sustainable, holistic, responsible and inclusive manner. ये आपके कभी भी आपको इस पे क्वेश्चन आएगा तो दिस इज ए गुड कंक्लूजन फॉर यू.
ओके, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ काम की नहीं है। ये सब भारत, इंडिया, ये सब इसमें मत टाइम वेस्ट करना। ब्लैक सी ग्रीन डील हम लोग ऑलरेडी काफ़ी देख चुके हैं इसमें, ठीक है। और ये मैप आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये है सी ऑफ अजोव, ठीक है। ये यहाँ से पास होती है कर्च स्ट्रेट, और ये फाइनली आप आ जाते हो ब्लैक सी में। उसके बाद यहाँ से निकल के आप मेडिटेरियन सी में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही, ठीक है। सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस एंड डार्डन स्ट्रेट एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन ये सब हमें नहीं देखना है। नेम ऑफ भारत कहाँ से आया, क्या आया, नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक टर्म है आपके लिए T1। T1 का मतलब होता है कि सेटलमेंट जो भी है स्टॉक्स में, ठीक है, सिक्योरिटीज खरीदना बेचना वगैरह, ये सब आपका एक डे में हो जाना चाहिए। T+1 का मतलब है विद इन 24 आवर्स ये सेटलमेंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड फॉर सेटिंग अप फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू क्रिप्टो एसेट्स। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ आरबीआई ने हमें बार बार रेकमेंड किया है कि प्लीज इसको बैन कीजिए। ये उस लेवल की क्राइसिस ला सकता है जैसे 2008 में आए थे ग्लोबल लेवल पर। ओके, तो गवर्नमेंट ने इसको आउटराइटली बैन तो नहीं किया, लेकिन इस पर टैक्सेशन जरूर लगा दिया है। Now, India's presidency had put on table in the G20 issues related to regulating or understanding that there should be a framework for handling issues related to crypto assets. Crypto is a threat as well as opportunity. Shakti Kanta Das warned that private cryptocurrencies, if allowed to grow, would lead to next financial crisis and reiterated his stance to prohibit them. ओके, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्मुलेट करें एक रेगुलेटरी एंड टैक्सेशन फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स। लास्ट ईयर के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था दैट गवर्नमेंट ब्रॉट इन ए टैक्स फॉर क्रिप्टो करेंसीज, it did not proceed ahead with the framing any further regulation for it, despite the RBI having proposed a ban on it. In an interconnected world, financial technology transcends border, मेकिंग क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। ओके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इस तरह की चीजों के लिए आपको इंटरनेशनल लेवल पर ही लॉ बनाने होंगे, ये सिर्फ नेशनल लॉ बनाने से रेगुलेट नहीं हो पाएंगी। कोलैबोरेटिव वेंचर्स ओपन अप एक्सेस टू वास्ट एंड डाइवर्स कस्टमर बेस। India's largest remittance receiver with about $100 billion worth of remittances. नेक्स्ट यहाँ पर वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि अगर हम इसको हमें सीबीडीसी को इसको एक्सपैंड करना है, तो अगर हम इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट कर दें विथ यूपीआई के क्यूआर कोड के साथ सीबीडीसी की, तो ये इसका एक्सपेंशन तेजी से हो सकता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि आप क्यूआर कोड ही स्कैन करेंगे आपका यूपीआई वाला, एज अ रिटेलर भी या मर्चेंट भी, और वो सीबीडीसी में डिजिटल पेमेंट ले पाएगा। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है टेक्निकल कंपैटिबिलिटी, जो इनेबल करता है पेमेंट सिस्टम टू बी यूज इन कंजंक्शन विद अदर पेमेंट सिस्टम। Interoperability between payment system contributes to achieving adoption, coexistence, innovation and efficiency for end users. Okay, तो interoperability वर्ड जानना था। CBDC पे मैं आपको एक फुल फ्लेजेड लेक्चर दूंगा, so don't worry about that particular topic. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.